नमस्कार, मैं निरंजना हिंदी पढ़ाई चैनल से। आज हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा भाग का 5वां भाग। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। यह कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग का पहला पाठ है। भाग 5। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था, ठठरियाँ निकल आई थीं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता। सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी, मृदा अत्यंत कठोर थी, आया और दोनों मित्रों के कुल्लों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया कि घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उनके पास रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी। बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा से चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे घास में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पगार करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं है कि उनके दो भाई बधिक के हाथों पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आहा, ये लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की बातें कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते दौड़ा और उन्हें बारी बारी गले से लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे हैं। मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी और को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है। थाने में जाकर रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियाँ दे रहा था, गालियाँ निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती करता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था, कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर ले लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊँगा, पर उसके काम तो न आऊँगा। हमारी जान का तो कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए ही कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसी, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। दोनों मित्रों को वहाँ हफ्ता हो गया था। खाने को किसी ने कुछ न दिया, सिर्फ पानी ही जीवन का आधार था। जो बैल कभी हष्ट पुष्ट ऊंचे डील डोल वाले थे, वे हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए। एक दिन फिर
बाड़े में खूब भीड़ हुई। लगभग 70-80 आदमी जमा हो गए। उस दिन बाड़े में जानवरों की नीलामी थी। उन दोनों को बाहर लाया गया, पर कोई भी उनमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। उनकी हालत ही कुछ ऐसी हो गई थी। अचानक ही एक दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी, जिसकी शक्ल अत्यंत ही भयंकर थी, हाव भाव बड़े कठोर थे, आगे आया और उनके शरीर पर उंगली चुबा चुबा कर मुंशी जी से उनके बारे में बात करने लगा। उनका चेहरा और हाव भाव देखकर दोनों समझ चुके थे कि वो कौन है। दोनों भय से कांप गए। उन्हें गया के घर से भागने पर बहुत अफसोस हुआ। मोती भगवान को याद कर रहा था कि वह क्यों उन दोनों को बचाने नहीं आ रहा। हीरा फिर उसे समझाता कि भगवान के लिए तो जीना मरना समान है और भगवान ही हमें बचाने पहले उस छोटी बच्ची के रूप में आए थे, तो अब भी वही बचाएंगे। लेकिन मोती तो डर से कांप रहा था कि ये उन्हें काट देगा। हीरा अभी भी अपने धर्म पर अडिग था। उसे तसल्ली थी कि मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी उपयोग में आएंगे, किसी का भला ही होगा। आखिरकार वो कर भी क्या सकते थे। बिक जाने के बाद उस बूढ़े के साथ चल पड़े। मृत्यु के भय से कांप रहे थे, पर जरा सा रुकते तो डंडे बरसने शुरू हो जाते। रास्ते में अन्य जानवरों को खेतों में चरते, उछलते, कूद करते देखते तो सोचते कि सब अपने में मस्त हैं। हम इस बद्दी के हाथों में पड़े कैसे दुखी हैं और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अचानक ही वो रास्ता उन्हें जाना पहचाना सा लगा। याद आया कि गया उन्हें यहीं से ले गया था। मतलब ये हमारे घर की ही राह है। कुएं, खेत सब वहीं हैं। दोनों बैलों ने अपने घर की राह पहचान ली और इसे भगवान की दया समझी। मोती फिर भागने की तैयारी में लग गया तो हीरा ने कहा कि ये बूढ़ा हमें जाने नहीं देगा। तो मोती फिर उसे मारने को तैयार हो गया, लेकिन हीरा ने सुझाव दिया कि भागकर अपने थान पर यानी अपने घर चलते हैं, फिर ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। बस फिर क्या था, दोनों बछड़ों की तरह कुलाचे मारते अपनी माँ यानी झूरी के घर की तरफ भाग चले। झूरी द्वार पर ही बैठा था। जैसे ही दोनों बैलों को थान पर देखा तो दौड़ कर आया और उनके गले से लिपट गया। तीनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। पीछे पीछे वह बूढ़ा भी आ गया और रस्सी पकड़कर खींचने लगा कि ये बैल मेरे हैं। झूरी ने कहा, ये तो मेरे बैल हैं। बूढ़े ने चिढ़कर कहा, तुम्हारे बैल हैं? मैं नीलामी से खरीद कर लाया हूँ। झूरी ने उल्टे उसे डांटा, तुमने चुराए हैं। मेरे बैल जब मैंने बेचे ही नहीं तो तुमने खरीदे कैसे? मेरे बैल कोई और कैसे बेच सकता है? बूढ़े ने थाने की धौंस दिखाई तो झूरी ने कहा, ये मेरे बैल हैं, इसलिए मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। जैसे ही बूढ़ा बैलों की रस्सी जबरदस्ती खींचने लगा तो मोती ने अपने सींग हिलाए। दाढ़ी वाला पीछे हटा तो मोती ने उसे पीछे से दौड़ के उसे गांव के बाहर निकाल दिया। गांव के बाहर निकाल कर ही दम लिया। जब वह मुड़कर वापस आया तो सामने मोती फिर खड़ा था। इस तरह बूढ़ा डर कर चला गया और मोती वापस लौटकर हीरा और झूरी के पास आ गया। जैसे ही मोती उनके पास आया तो हीरा ने उससे कहा, मुझे लगा तुम उस बूढ़े को मार के ना आओ। तो मोती ने कहा, अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं उसे मार के ही छोड़ता। तो क्या वो अब नहीं आएगा? मोती, शायद अब नहीं आएगा। आएगा तो मैं दूर से ही खबर ले लूँगा उसकी। अगर उसने गोली मरवा दी, पर उसके साथ नहीं जाऊँगा। दोनों सोचते हैं कि उनकी जान की यहाँ कोई कीमत ही नहीं है। शायद हम दोनों इतने सीधे हैं इसलिए हमें कोई कुछ भी नहीं समझता। थोड़ी देर में उनके आने की खबर गांव में फैल जाती है और पूरे गांव में एक उत्सव का माहौल हो जाता है। सारे गांव में उत्साह का माहौल हो गया और नाद में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया, जैसे उन दोनों बैलों को दावत दी जा रही है। और झूरी खड़ा प्रेम से दोनों को सहला रहा था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए।